बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? नजरिया। ठीक है। पर्सपेक्टिव कहते हैं किसी नजरिए को, किसी भी एक इशू को हम लोग डिफरेंट तरह के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। बोलते हैं ना, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। इसी तरह सोशोलॉजी के भी मेन 3 पर्सपेक्टिव है। आगे सबको डिटेल में देखते हैं, तो इसको देखते हैं। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, किस तरह से दुनिया को देखते हो। एक तरह से दो मल्टीपल तरीके हैं दुनिया से देखने के लिए। सेकंड इसकी डेफिनेशन हो सकती है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें बताता क्या है, इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ब्रॉडर सोशल पैटर्न्स। इंडिविजुअल और सोशल पैटर्न्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। थर्ड पर्सपेक्टिव हमें क्या बताता है? पर्सपेक्टिव बेसिकली जो इसका मेन आपको चीज याद रखनी है, ये फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हमें थ्योरीज बनाने में हेल्प करते हैं, सोशल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं, सोशल वर्ल्ड के स्ट्रक्चर्स क्या हैं वो बताता है, सोशल वर्क में किसी भी सोशल इश्यूज के आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं। सी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्राइम भी इंक्रीज होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक थ्योरी जनरेट कर दी, द राइज अनएम्प्लॉयमेंट के राइज से क्राइम का भी राइज होता है, या पॉवर्टी बढ़ती है तो क्राइम भी बढ़ता है। ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे कि जितनी पैट्रियार्की पावर में आती है उतनी ही वुमेन सब्जुकेशन होती है। हम लोग क्या करें, एक फ्रेमवर्क को, एक आइडियाज को थ्योरीज में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सोशल इश्यूज को बता रहे होते हैं, रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स बता रहे होते हैं। ओके, इसके बाद आप फैसिलिटीज, यही पर्सपेक्टिव्स क्या है, फैसिलिटेट्स टू एक्सप्लेन फिनोमेना, किसी भी फिनोमेना को समझाने में मदद कर रहा होता है, उसको बिल्कुल फैसिलिटेट कर रहा होता है, उसको डिटेल में समझाता है क्यों ये इशू क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है पीछे। एग्जाम्पल, राइज इन क्राइम, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगा उतना ही राइज इन क्राइम होगा। ओके, पीटर बर्जर डिफाइन थ्री गोल्स ऑफ पर्सपेक्टिव। टोटल जो गोल्स हैं इन पर्सपेक्टिव्स के, वो 3 गोल्स हैं। पहला, लुकिंग फॉर जर्नल इन द पर्टिकुलर। इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक स्कूल में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्कूल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। हम बोलते हैं नहीं यार, ये तो इसका पर्टिकुलर मसला है, इसका आपस का मसला है, इसका इंट्रिंसिक कोई इशू है। ठीक है। तो हमने क्या समझा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इशू है। ठीक है। हम लोग बोलते नहीं इसका एक अपना मसला है, जाती मसला है, लेकिन नहीं। सोशियोलॉजी पहला का क्या काम कर रहा है, लुकिंग फॉर जर्नल इन द पर्टिकुलर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक स्कूल में गया, मैंने देखा कि वो कौन से बच्चे हैं जो कि अब्यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे स्कूल में गया, मैंने वहां पे देखा वो कौन से बच्चे हैं जो अब्यूज कर रहे हैं। तीसरे स्कूल में गया, मैंने कहा कौन से बच्चे हैं जो कि अब्यूज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत कम कम लोग हैं, गिनती के कुछ लोग हैं जो स्कूलों में अब्यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की, ये जो लोग अब्यूज कर रहे हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, किन जगह से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। जब मैंने बैकग्राउंड इसका तलाश किया तो मुझे पता चला तकरीबन जो लोग अब्यूज कर रहे हैं ना, जिनके बच्चे अब्यूज कर रहे हैं, वो ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ब्रोकन फैमिलीज मतलब जैसे फैमिलीज इशू होते हैं, या फिर ब्रोकन फैमिलीज होते हैं, वालिद छोड़ देता है, या फिर वो खुद अपने पे डिफरेंट तरह की ब्रोकन फैमिलीज के हमारे पास आ जाते हैं। तो हम लोग क्या किया, एक हमें मिल गया कि वो लोग जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, जो मैं वैसी एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं, उन तकरीबन सबका ताल्लुक है कहाँ से, ब्रोकन फैमिली से। मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर फिनोमेना को स्टडी किया और यहाँ से मुझे एक जनरल फिनोमेना मिल गया कि जो बच्चे ब्रोकन फैमिलीज से ताल्लुक रखते हैं उनके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करें। मैंने पर्टिकुलर लोगों की स्टडी करके एक जर्नल पैटर्न ले आया मैं। तो इसको हम लोग पहलते हैं, ये हमारा पहला गोल है, लुकिंग फॉर जर्नल इन द पर्टिकुलर। अब इसको देखते हैं, बाय प्लेसिंग इट इन द वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। पहले तो हमने एक स्कूल में देखा था ना, फिर मैंने क्या किया, डिफरेंट स्कूल में जाके इसकी स्टडी की, सबके बैकग्राउंड में स्टडी की। मैंने क्या किया, वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर चीज की स्टडी की। सेकेंड, लुकिंग फॉर इंडिविजुअल अब्यूजिंग, ये वही एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा था अभी। लुकिंग इंडिविजुअल अब्यूजिंग पैटर्न्स, हमने जब पैटर्न्स के बारे में फाइंड आउट किया तो हमें कहां से मिले, वो सारे इंडिविजुअल्स फ्रॉम ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक जनरल आइडिया हो गया कि इसका मतलब क्या है। एक और एग्जांपल है, व्हाट यू सिंग लिसन, ये इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी।
सेकंड, अच्छा इसको छोड़ दीजिएगा आप, जो मेन चीज़ है ना वो आप अपने पास याद रखिएगा, जिसका इसका मकसद है जो पहले बात की। सेकंड गोल क्या है? लुकिंग फॉर स्ट्रेंज पैटर्न्स इन द फैमिलियर इन्वायरमेंट। देखिए कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि फैमिलियर इन्वायरमेंट बोलो यार ऐसी ही चीज़ होती है, ऐसे ही करते हैं हम लोग, ऐसे ही होता है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो फैमिलियर इन्वायरमेंट है ना उसको एज ए स्ट्रेंज तरीके से देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्लास में जवाब देने के लिए हैंड रेज अप करते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल पे जब खाना खाते हैं वहां पे हाथ ऊपर नहीं करते। ये तो हम बोलते हैं हाँ यार ऐसा ही होता है, जर्नल है। लेकिन नहीं, सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस जर्नल पैटर्न को भी बड़े स्ट्रेंज तरीके से देखते हैं कि स्कूल में हाथ क्यों रेज किया जा रहा है और डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं रेज किया जा रहा। क्या कर रहे हैं फिर हम लोग स्टडी करते हैं, नहीं यहाँ पे फॉर्मल आ जाता है, ये फैमिली आ जाती है, ये रिलेशन आ जाते हैं, वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट है, ये फॉर्मल। तो ये क्या करते हैं, आपके पास सेकंड पैटर्न है जो सबको फैमिलियर भी लगता है ना कि हाँ ये नॉर्मल होता है, नहीं उसको भी आप ऐसे स्ट्रेंज तरीके से देखो, तो इससे हमें पता चलता है कि ये चीज इस तरह क्यों हो रही है सोसाइटी में। एक और एग्जांपल है, हम बोलते हैं हाँ ठीक है शादी होती है, उससे इमोशनल सपोर्ट होता है, ये हमारे दीन में है, ये रिप्रोडक्शन के लिए है, वो सारी चीजें हम लोग शादी पे। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स यहाँ पे हमने देखा हाँ ठीक है खानदानों में शादी होती है, जर्नल है, हमारे पास ऐसा ही होता है, नहीं हम लोग क्या करेंगे इस पे, ये फैमिलियर इन्वायरमेंट को अलग तरीके से देखेंगे। यार ये खानदानों में शादी की वजह से क्या मसले हो रहे हैं, या एंडोगेमी कहते हैं ना, इसकी वजह से एक इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ी है। जो अमीर है वो अमीरों में शादी करें, जो गरीब है वो गरीबों में शादी कर रहे हैं, जो खानदान है वो आपस में शादी कर रहे हैं। क्यों? इस वजह से मसले क्या आ रहे हैं? तो हमने क्या किया, फैमिलियर पैटर्न जो कि एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी में, उसके स्ट्रेन तरीके से देखा, उसके दूसरे फैक्टर्स पे काम किया, उसकी स्टडी की हमने। तो ये होता है आपके पास सेकंड गोल। अब इसको देखते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे, व्यूज ऑन मैरिज। मोस्टली आंसर्स हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे कि इमोशनल सपोर्ट है हमारे पास, कोऑपरेशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सारे जो फैमिली काम होता है। वी इग्नोर अदर एस्पेक्ट्स, जो अदर एस्पेक्ट्स हम लोग इग्नोर करते हैं ना, इसी तरह के ऐसे ही होता है। नहीं, सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, अदर एस्पेक्ट पढ़ता है कि ये एंडोगैमी जो होता है, खानदानों में शादी, सेम जबानों में शादी की वजह से इनइक्वालिटी और ज्यादा क्रिएट होती है। इसका मतलब सोशल इश्यूज और ज्यादा क्रिएट हो रहा है। सेकेंड बात देखते हैं, रेज हैंड्स इन मैथ्स क्लास बट नॉट ऑन डिनर टेबल। क्यों ऐसा क्या है, इस पे बोलते हैं, फिर डिपेंड वो करते हैं, डिटेल में देखते हैं। अच्छा, सेकंड, लुक्स थिंग्स एज स्ट्रेंज। हम लोग हर चीज को, सोशियोलॉजी से हर चीज को ऐसे स्ट्रेंज देखते हैं और अनफैमिलियर, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जब हम लोग किसी चीज को ऐसे देखते हैं स्ट्रेंज और अनफैमिलियर है, तो उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, ऐसा क्यों होता है और उससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी में इन चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ओके, थर्ड, लुकिंग फॉर सोशल इन्फ्लुएंस इन इंडिविजुअल लाइफ। ठीक है, थर्ड का क्या है, हमने पहली दो बात की, इसमें बोले हम लोग कहीं कहीं बोलते हैं यार ये मेरा डिसीजन है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये दिस इज माय डिसीजन और मेरे हाथ में मेरी डेस्टिनी है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, इसके ऊपर बहुत सोशल इन्फ्लुएंस होता है। सोसाइटी का एक इंडिविजुअल फैसले पे क्या इन्फ्लुएंस है, ये भी आपका तीसरा गोल है पर्सपेक्टिव्स का। इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये देखें, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिसीजंस आर गाइडेड बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सोसाइटी बैठी होती है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में लोग क्या कहेंगे का फैक्टर मौजूद होता है। तो ये चीजें देखनी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सोशल कॉन्टेक्स्ट का कितना इनपुट है। सेकंड, चूजिंग यूनिवर्सिटी या पार्टनर। चूजिंग यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, चाहे मुझे एक यूनिवर्सिटी अच्छी भी लग रही हो, लेकिन मैं बोलूंगा यार लोगों को बताऊंगा ना, जब मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड वगैरह में यहाँ पढ़ रहा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट बहुत अलग होगा। कुछ चाहे ना चाहे, या फिर हमारे घर वाले बोलते हैं यार अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो क्या बोलेंगे, उसका बेटा यहाँ पढ़ा है। ना चाहते हुए भी हमारे पास हमारे डिसीजंस के ऊपर सोशल कॉन्टेक्स्ट एक होता है। सेकंड, आपके पास पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरा पार्टनर है या मेरी पार्टनर है, तो आपको जितना भी लग रहा हो कि मेरे लिए सुइटेबल है, 100% सोश्योर है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये जरूर देखूँ क्या ये पार्टनर मेरी सोसाइटी में फिट होगा या होगी, जहाँ क्या ये पार्टनर मेरे फैमिली के स्टेटस को मैच कर रही है, या बहुत लोअर या बहुत हायर स्टेटस पे तो नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। तो इन छोटे जो हमारे अपने ज़ाती फैसले, जिसे हम लोग बोलते हैं ज़ाती फैसले, वो भी हमारे ज़ाती फैसले नहीं होते, उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट एक इन्फ्लुएंस शामिल होता है। डुरखाइम ने एक बात की थी, डुरखाइम हम लोग आगे एक बहुत बड़े थ्योरिस्ट है सोशियोलॉजी के, जिसको हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं।
डुर्कहाइम ने बात की, देखिए देखा जाए तो सुसाइड जो है, खुदकुशी, एक पर्सनल समझी जाती है कि मैं सुसाइड कर रहा हूं तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। लेकिन नहीं, डुर्कहाइम ने बोला है ये कभी भी सुसाइड पर्सनल डिसीजन की वजह से नहीं की जाती, वो एक सोशल प्रेशर की वजह से की जाती है। सुसाइड भी 4 तरह से है, वो हम लोग देखेंगे आगे जाके उसको डिटेल में। तो जो चीज़ हमें लगती है ना पर्सनल है, वो हमारी असल में पर्सनल नहीं होती, उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल लाइफ का एक इन्फ्लुएंस शामिल होता है हमारे ऊपर। तो आई होप ये तीनों चीजें, 3 गोल्स पर्सपेक्टिव, ये 3 पर्सपेक्टिव नहीं है, ये 3 गोल्स है पर्सपेक्टिव के। क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न में जनरल पैटर्न को तलाश करना, ठीक है, एक फैमिलियर एनवायरनमेंट को एक अलग तरीके से देखना, थर्ड अपने इंडिविजुअल फैसलों पे सोसाइटी का इन्फ्लुएंस देखना। ये 3 मेन गोल्स हैं सोशियोलॉजी के। अब और आगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे जाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा जो कि बार बार आपके पास आती रहेंगी। सोशल लोकेशन, मार्जिनलाइजेशन, पावर एंड इनइक्वालिटी। इसको देखने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखें, कुछ सोसाइटी को ना इन सर्कस में बांट देते हैं, ठीक है। इसको हायर क्लास कह देते हैं, इसको मिडिल क्लास कह देते हैं, और इसको लोअर क्लास कह देते हैं। अब सोसाइटी में डिफरेंट तरह की सोशल लोकेशंस होती हैं। सोशल लोकेशंस डिफरेंट तरीके से होते हैं, कभी सेक्स की बेसिस, जैसे मेल फीमेल है, या फिर आपकी रेस की बेसिस पे, या आपकी क्लास की बेसिस पे, या रिलीजन की बेसिस पे। तो सोशल लोकेशन डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पे आपको क्लास की बेसिस पे बता देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। सोशल लोकेशन देखिए, मैं अगर मिडिल क्लास का हूँ तो मैं यहाँ पे लाया करता हूँ, ठीक है। लोअर क्लास का यहाँ पे लाया करता है, या समवेयर इस पूरे पैराडाइम में कहीं पे भी लाया करता है, ठीक है। मिडिल क्लास यहाँ पे लाया करता है, इस जगह पे कहीं पे भी हो सकता है, और हायर क्लास यहाँ पे। सोशल लोकेशन जो सेंटर में होगा, जैसे हायर क्लास क्या है, वो सेंटर में है। जो लोग यहाँ पे रहेंगे, इनके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होंगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पावर होगी। और जो लोग जैसे ग्रेजुअली पीछे जाते जाएंगे, सोशल लोकेशन के चार्ट पे अगर देखें तो उनके पास रिसोर्सेज भी कंपैरेटिवली सेंटर से कम होती जाएंगी। इसके पास देखिए कंपैरेटिवली हायर क्लास से कम रिसोर्सेज होंगी और पावर भी कम होगी। और लोअर क्लास में देखें, बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज होंगी और पावर भी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ये सोशल लोकेशन हमें बताते हैं हम लोग सोसाइटी पे कहाँ लाया कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा इन्फ्लुएंस और हमारी रिसोर्सेज और हमारी पावर का है। अब एक चीज़ तो हमारे पास ये समझ आ गई सोशल लोकेशन कैसे कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, मेल और फीमेल, नॉर्मली मैं पाकिस्तानी सोसाइटी से बात करूँ तो मेल और फीमेल, मेल के पास ज़्यादा पावर होती है, फीमेल के पास जैसे ही ग्रेजुअली देखा जाए तो उसके पास कम होती है। लेकिन मैं अभी आपसे क्लासेस के लिहाज से बात करके बताता हूँ। अब एक बात देखें, जो सेंटर में होंगे उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज और पावर है, और जो एंड में उनके पास सबसे कम रिसोर्सेज और पावर है। इसका मतलब है जो लोग सेंटर से जितना ही दूर होंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, वो उतने ही लोग मार्जिनलाइज्ड होंगे। मैंने स्लाइड पे मार्जिनलाइज की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसे नहीं पता इस वर्ड का टर्म, इस टर्म का मतलब, तो वो पता चल जाएगा उसे। वो उतने ही ज्यादा मार्जिनलाइज्ड होते हैं, उतने ही ज्यादा उनके हुकूक मारे जाते हैं, उनके पास उतनी कम रिसोर्सेज होते हैं। और जो लोग सेंटर में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वो उतने ही ज्यादा सेंटर ऑफ पावर्स हैं। तो ये 3 टर्म्स सोशल लोकेशन की वजह से हमें पता चलता है कौन सी सोसाइटी, कौन सा हमारा तबका मार्जिनलाइज्ड है और कौन सा तबका हमारे पास सेंट्रल पावर में है। अब यहां पे देखते हैं सोशल लोकेशन, मार्जिनलाइजेशन, पावर एंड इनइक्वालिटी। सोशल लोकेशन में पता चल गया, रेसेस के लिहाज से भी देख सकते हैं, सोशल क्लासेस, जेंडर, रिलीजन के लिहाज से। पर्सन चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल लोकेशन। अब ये बहुत अच्छी चीज है, पर्सनल चॉइसेस। देखिए, मैं जहां पे रहूंगा मेरी अपनी चॉइसेस उसी लिहाज से इन्फ्लुएंस होगी ना। अब जो ये लोग हैं सेंटर पावर, ये गोल्फ खेलते हैं, ठीक है, इनकी चॉइसेस इसी तरह की होंगी। इनकी वो क्या बोलते हैं उसे, एक होता है ना वो इस तरह खेलते हैं, खैर पता नहीं कौन सा गेम है उसका नाम। तो क्या है, इनकी अपनी इन्फ्लुएंसेस जो इनकी सोसाइटी में, इनके सर्कल में है, जो इनकी लोकेशन में जिस तरह ही काम होगा उसी से इन्फ्लुएंस होगी। और इनकी क्या इन्फ्लुएंस होगी उसी तरह, जैसे मैं सेंटर ये पजीरो प्राडो लेते हैं या BMW लेते हैं,
तो इनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो आपस में इसी लोकेशन के लिहाज से होगा, और जबकि इन लोगों का इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू सोशल लोकेशन के लिहाज से होगा, जितनी उनके पास रिसोर्सेज और पावर है। एक चीज है। सेकंड है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन किसे कहते हैं? सोशल लोकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू मार्जिनलाइजेशन। सोशल लोकेशन मार्जिनलाइजेशन में वो करती है, कंट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब है सोशल लोकेशन जितनी ही सेंटर ऑफ पावर से दूर होगी उतने ही लोग ज्यादा मार्जिनलाइज्ड होंगे। मार्जिनलाइजेशन जिसे मतलब नहीं पता था, एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ पर्सन और अ थिंग इन अ पोजीशन ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, इन्फ्लुएंस एंड पावर। वो लोग मार्जिनलाइज कहलाते हैं जिनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कम होता है और उनकी पावर कम होती है। ठीक है, उनको मार्जिनलाइज पीपल कहते हैं। और आपको समझ आ गया, जो सेंटर ऑफ पावर से दूर है वो मार्जिनलाइज कहलाते हैं। इफ मार्जिनलाइज्ड पोजीशन आउटसाइड द सेंटर ऑफ पावर, वो लोग जो मार्जिनलाइज कहलाते हैं वो सेंटर ऑफ पावर से उनकी पोजीशन बहुत बाहर होती है। ठीक है, मैंने अभी यही सारी बातें आपसे डिटेल में बताई। तो आपको अगर कोई भी टर्म बतानी हो कि ये मसला है सोसाइटी में, क्योंकि सोशल लोकेशन देखें, मार्जिनलाइजेशन देखें और सेंटर पावर देखें, उस टाइम पावर किसके पास है, ठीक है, उनकी सोशल लोकेशन क्या है और वो मार्जिनलाइज कौन सी कम्युनिटी है। टाइप्स ऑफ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। दो तरह की टाइप्स है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल हमें देखें, वैसे ही नाम से पता चलेगा, मैक्रो लेवल, मैक्रो का मतलब होता है ब्रॉड बेसिस पे, बहुत बड़े बेसिस पे हम लोग जब सोसाइटी को स्टडी करते हैं उसे हम लोग मैक्रो लेवल कहते हैं। माइक्रो लेवल बोलते हैं बहुत छोटे लेवल पे जाके, बहुत इंडिविजुअल, बहुत फोकस जाके हम लोग जब स्टडी करते हैं उसे माइक्रो लेवल कहते हैं। मैक्रो लेवल देखते हैं, ब्रॉड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पे जब हम लोग बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, उसे हम लोग मैक्रो लेवल स्टडी कहते हैं। लुकिंग एट द बिग, सेकंड देखें, लुकिंग एट द बिग, बहुत बड़ी चीजों को देखते हैं। ऐसा नहीं बोलते उन दोनों ने आपस में ही बात की, नहीं, नेशंस आपस में किस तरह बात करते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस किस तरह काम कर रहा है, आपके पास एक फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म क्या है, हम लोग कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इतने बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे हम लोग जब बात करते हैं उसे बोलते हैं मैक्रो लेवल। जैसे एक स्टडी है ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में आने की पूरी स्टडी है, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, एक दो बंदों की कहानी तो नहीं है, तो इसकी स्टडी है। या रेस एंड एजुकेशन रिलेशन, एजुकेशन में क्या होता है, रेस और एजुकेशन की मैंने आगे एक केस इन पॉइंट भी दिया हुआ है। क्या रेस और एजुकेशन का आपस में कोई रिलेशन है? बोलते हैं ना कि अगर ये गोरे हैं, ये काला है, क्या बाहर कालों को अलग तरीके से बिठाया जाता है और गोलों को, ये क्या है, बहुत बड़े पर्सपेक्टिव पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री के लिहाज से बात कर रहे हैं। क्या एजुकेशन इंडस्ट्री में रेसिस होते हैं लोग, या कालों और गोरों को साथ मिला के इक्वालिटी देते हैं, या नहीं, कालों को अलग तरीके से अलग बेंचेस दी जाती हैं, अलग कोई स्पेस दिया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे स्टडी बहुत बड़े पर्सपेक्टिव स्टडी है। या फिर हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम में अगर एक ही हॉस्पिटल में काला आ रहा है, गोरा आ रहा है, या हिंदू आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, क्रिश्चियन आ रहा है, उनको किस तरह डील किया जाता है, या सबको एक इक्वल डील किया जा रहा है, या रेसिज्म चल रहा है यहाँ पे। तो इस बारे में सारी स्टडी हमारे पास मैक्रो लेवल पे स्टडी होती है। अब माइक्रो लेवल क्या होता है? माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअली एक इंडिविजुअल किस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहा है किसी चीज को। जैसे एग्जांपल है, मेरी और आपसे कैसे इंटरेक्शन हो रही है, मैं एक दोस्त से अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं अपने वालिदैन से अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं अपने उस्ताद से अलग तरीके से बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल की जब स्टडी होती है ना, व्हाई ही इज एक्टिंग डिफरेंटली, बंदा तो वही है लेकिन इंटरेक्ट डिफरेंट कर रहा है, इसका टोन डिफरेंट हो जाता है, ये अमीरों से किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, गरीबों से कैसे इंटरेक्ट करता है अपने लेवल। एक इंडिविजुअल की स्टडी को हम लोग माइक्रो लेवल स्टडी कहते हैं। ओके, डॉक्टर्स टॉक टू डिफरेंट रेसेस, यहाँ पे एग्जांपल है, देखें वो तो हम लोग पूरे हेल्थ केयर रेसिज्म की बात कर रहे थे ना मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल में एक डॉक्टर अगर उसके पास गोरा पेशेंट आ रहा है कि उससे किस तरह बात कर रहा है, उसके पास एक काला पेशेंट आ रहा है उससे किस तरह बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल डॉक्टर की यहाँ पे स्टडी की बात हो रही है। तो आप, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी में पता चल गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है जॉर्ज मैक्लूरन की, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा की 1948 में पढ़ते थे। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि देखिए ये हेल्थ केयर एजुकेशन और रेसिज्म का फर्क क्या है। उन्होंने वहां पे गोरों को बिल्कुल अलग बिठाया हुआ है और इसको जॉर्ज को बिल्कुल अलग से एक जगह दी है ताकि इसका कोई इम्पैक्ट उन पे ना पड़े, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। वो देखें इससे आगे लिखा भी है, सम कोलीग्स लुक्ड एट मी लाइक आई वाज एन एनिमल।
नो वन गेव मी अ वर्ड द मास्टर सीम टू। या प्लीज इसको स्टॉप करके थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा केस इन पॉइंट है, ये कहीं पे भी आप लगा सकते हैं केस इन पॉइंट। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मेन, अब देखते हैं नजरियों पे बात करते हैं। टोटल देयर आर 3 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव: स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। जब आपने पर्सपेक्टिव आपको समझ आ जाए तभी आगे चाहिएगा सोशियोलॉजी की स्टडी पे, नहीं क्योंकि पर्सपेक्टिव्स ही हैं जो कि हमें आगे पूरी सोशियोलॉजी समझाएगी। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चलेंगे, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले पे चलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। मैं इस पे जाने से पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है क्या? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म देखिए, ये क्या करते हैं, सोसाइटी को एज अ ह्यूमन बॉडी तस्वुर करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, इसी तरह ही सोसाइटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारे पार्ट्स क्या होते हैं? से फॉर एग्जांपल हैंड्स हैं, ठीक है, लेग्स हैं, माउथ है, हार्ट है, से फॉर एग्जांपल एनीथिंग। ठीक है, इसी तरह सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसी तरह फैमिली होती है आपके पास, इसी तरह पीयर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरह सोसाइटी भी डिफरेंट पार्ट्स से बनी होती है। अब ये बात करते हैं एक ह्यूमन बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जब ह्यूमन बॉडी चाहती है नॉर्मल फंक्शन करे तो ऑल पार्ट्स परफॉर्म देयर टास्क करेक्टली। मतलब पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन अपना काम सही तरह परफॉर्म करेगा, तभी तो हमारी पूरी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी। इसी तरह सोसाइटी भी ही बात कर रहे हैं कि ऑल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म देयर टास्क करेक्टली। ठीक है, ये अपने सारे इंस्टीट्यूशंस अपना काम सही तरह परफॉर्म करेंगे, तभी सोसाइटी जाके नॉर्मल फंक्शनिंग करेगी। ठीक है, इसी तरह बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करेगी। अब एक बात यहां पे करते हैं, देखिए ह्यूमन बॉडी में अगर देखें, मैं समझता हूं कि मेरी पूरी बॉडी तो सही है, लेकिन मैं अपने अंगूठे पे जोर से हैमर लाके मार देता हूं। ठीक है, जोर से हैमर आके मार देता हूं अपने अंगूठे पे, क्या मेरी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी? नहीं। क्या है, एक पार्ट डिसफंक्शन हुआ, या एक पार्ट को, एक ऑर्गन को कोई इश्यू हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो पूरी बॉडी, होल बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह सोसाइटी में भी क्या है, अगर एक इंस्टीट्यूशन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो पूरी सोसाइटी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगी। और इस डिस्ट्रप्शन ऑफ सोसाइटी को हम लोग कहते हैं डिसफंक्शन हो जाएगी सोसाइटी। आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया हो गया कि सोसाइटी भी ह्यूमन बॉडी की तरह काम करती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म ऑल देयर फंक्शंस। इफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स परफॉर्म देयर फंक्शंस करेक्टली, तो हमारी पूरी बॉडी एक नॉर्मल तरीके से काम करती है। इसी तरह सोसाइटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म देयर ओन टास्क करेक्टली, तभी पूरी सोसाइटी एक प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। इफ एनी ऑफ वन इंस्टीट्यूशंस, अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन सही तरह काम नहीं करता, तो उसकी वजह से पूरी सोसाइटी पे फर्क पड़ेगा और सोसाइटी नॉर्मल फंक्शनिंग से हट जाएगी। उस चीज को बोलते हैं डिसफंक्शन होना सोसाइटी का। इसी तरह हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन सही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और हम लोग एक इंसान प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता। दिस इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। हर स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई फंक्शन है। जब सारे स्ट्रक्चर्स अपना फंक्शन साथ परफॉर्म करेंगे, तभी आपके पास एक प्रॉपर सोसाइटी चलेगी। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, आप जैसे एक इंसान है उसकी डॉक्ट्राइन है, ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल मैंने आपको बताई है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है? आप फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी, मैंने जितना भी बोला आपको, जितनी भी हमारे पास पर्सपेक्टिव्स हैं वो बिल्डिंग थ्योरी पे काम करेंगे। आप फ्रेमवर्क ऑफ बिल्डिंग थ्योरी दैट सी सोसाइटी एज स्टेबल सिस्टम, हमने क्या किया, एक सोसाइटी को एज ए स्टेबल सिस्टम समझा यहाँ पे। ठीक है, ऑफ डिफरेंट इंटर रिलेटेड पार्ट्स। ठीक है, सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है, जब सारे फंक्शंस अपने इंटर रिलेटेड पार्ट्स जब सही तरह काम करेंगे तभी सोसाइटी स्टेबल चलेगी और सोसाइटी में सॉलिडेरिटी होगी और स्टेबल रहेगी सोसाइटी। ठीक है, खुल्दून हमारे पास मैं आपको पहले बताया कि 7 थ्योरिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को कौन देखता है? खुल्दून ने इसको सपोर्ट किया है, ऑगस्ट कॉम्टे ने इसको सपोर्ट किया, डरखाइम ने, हर्बर्ट स्पेंसर और टेलकॉट पार्सन। 7 में से 5 थ्योरिस्ट तो ये आ गए जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये क्या बोलता है? चेंज इन वन अफेक्ट अनदर। मैंने वही बताया कि एक भी इंस्टीट्यूशन में कोई फर्क पड़ेगा तो पूरी सोसाइटी पे फर्क पड़ेगा। फैमिली फंक्शन, अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि फैमिली का फंक्शन क्या है, एक चिल्ड्रन को सोशलाइज करना, तमीज सिखाना, किस तरह बात करनी है। अगर उससे वो फैमिली फेल हो गई अपने फंक्शन में, अगर फैमिली अपनी फंक्शन में फेल हो जाती तो इसका रिजल्ट क्या होता है? एक डिस्ट्रप्शन होती है, जिसका मतलब, जो कि अगर एग्जाम्पल है कि क्राइम की तरफ चला जाता है। इसका मतलब है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन ने अपना काम सही तरह परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चा सोशलाइज सही तरह नहीं हो पाया और अल्टीमेटली उसने क्या किया? क्राइम कंडक्ट किया और पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई इस वजह से, जैसे आजकल चल रहा है। ओके, फंक्शंस के आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक बात करता है, मैनिफेस्ट फंक्शन, लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन, हर एक इंस्टीट्यूशन के ना अपने काम होता है। मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। एग्जांपल देता हूं। अच्छा, मैनिफेस्ट फंक्शन बोलते क्या है आपके पास? इंटेंटेड, जो कि हम लोग चाह रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन अपना काम करे। डेलिब्रेट और रिकॉग्नाइज आउटकम। से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ स्कूल की एग्जांपल, वो क्या है? उसका एक मैनिफेस्ट फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है उसका? एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, आगे नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना, ये आपके पास क्या है? स्कूल का मैनिफेस्ट फंक्शन है। लेकिन लेटेंट फंक्शन होता है आपके पास, जो कि इसका मेन फंक्शन नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहा है वो अपना फंक्शन। ये भी अनइंटेंडेड इनवॉलंटरी आउटकम। लेकिन दोस्ती करवाना तो स्कूल का फंक्शन, मेन फंक्शन नहीं है ना। लेकिन क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे सोशलाइज होता है। ठीक है, हमारे न्यू पीयर ग्रुप्स बन रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इंटरेक्शंस बढ़ रही होती हैं, हम लोग एक दूसरे की आदत को जानते हैं, हम लोग एडॉप्ट करते हैं चेंजेस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सही गलत के बारे में भी सीख रहे होते हैं। ठीक है, ये वो का फंक्शन है लेटेंट फंक्शन, जो कि स्कूल का मेन फंक्शन तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है स्कूल में। तो मैनिफेस्ट फंक्शन इज द मेन फंक्शन, लेटेंट फंक्शन हो जाएगा अनइंटेंडेड फंक्शन। कोई इंटेंशन नहीं थी इस फंक्शन की, लेकिन अनइंटेंडेड तरीके, इनवॉलंटरी तरीके से ये परफॉर्म हो रहा है। डिसफंक्शन मैंने आपको क्या बताया था? डिसफंक्शन बोला था कमिंग दैट कैन क्रिएट आउटकम दैट कैन क्रिएट डिसऑर्डर, जो मैं आपको पीछे बता रहा था। बैड इन डीलिंग विद चेंज। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कुछ ड्रॉबैक्स करता है। तो ये बोलता है कि सोसाइटी जैसे चल रही है ना सही तरह स्टेबल, उससे स्टेबल रहने दो, मतलब उसके अंदर कोई छेड़खानी ना करो। तो इसका मतलब, इसका पहला ड्रॉबैक क्या है इस पर्सपेक्टिव का, कि ये जब भी चेंज आता है ये उसको रोकता है, उससे बड़े रेजिस्ट होता है कि जब स्टेबल चल रही है सोसाइटी तो चेंजेस क्यों ला रहे हो सोसाइटी में। सेकंड क्या है? सी बैड थिंग्स एज पॉजिटिव। अब ये बहुत अच्छी चीज है इसमें, सी बैड थिंग्स एज पॉजिटिव। ये बोलता है, से फॉर एग्जांपल बोलता है पॉवर्टी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब जो लोअर लेवल के जो लोग हैं या लो क्लास के जो लोग हैं, उनकी जो पॉवर्टी है दैट इज गुड फॉर सोसाइटी। अगर पॉवर्टी खत्म कर दोगे सारे ऊपर आ जाएंगे, तो कम वाले टास्क कौन करेगा? समझ आ रही है बात? तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई सोसाइटी में, जैसे कि पॉवर्टी की एग्जांपल थी, पॉवर्टी इज गुड फॉर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, कि हर वक्त आपके पास लोग होंगे जो आपके जो लो लेवल काम है वो परफॉर्म करेंगे पॉवर्टी की वजह से। सेकंड बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट इज गुड, इस पर्सपेक्टिव की बात करो, बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपके पास पीछे कोई, आपके अगर वर्क एनवायरनमेंट में कोई रिजाइन करके चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई चला जाता है बाहर, तो हर वक्त आपके पास पीछे फोर्स मौजूद है। आप कहीं भी किसी वक्त भी हायरिंग करके उसे रिप्लेस कर सकते हो।
सो अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव। समझ आ रही है? उसके बाद मैं बताता हूँ आपके पास खैर जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, उस पर भी ये बात करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन इज गुड क्योंकि जिनकी शादियां नहीं हो रही, जो कि स्ट्रेसफुल रहते हैं, जो कि हर वक्त आपके पास अपनी या तो फर्स्ट वाइफ से खुश नहीं है या अपने घर के एनवायरनमेंट से खुश नहीं है, उनके लिए पॉजिटिव है ये चीज़, उनको रिलीव कर रहा है। तो इसके क्या करता है, ये हर एक सोशल इशू को पॉजिटिव तरीके से बोलता है। इफ दिस इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी दिस इज गुड, और इस वजह से सोसाइटी स्टेबल चल रही है। तो ये इस तरह से आप इसके कुछ नेगेटिव ये पॉइंट्स भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स हैं। ओके, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स दूसरा तरीका सोसाइटी को देखने का, दूसरा तरीका सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहता है बेसिकली, मैं इसकी बात आपको अगेन थोड़ा सोशल कॉन्फ्लिक्ट समझा के फिर वापस चलते स्लाइड पे। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये बोलता है कि सोसाइटी बाइनरी 2 में डिवाइडेड है। बाइनरी, ठीक है, डिवाइडेड है। बाइनरी भी कैसे, वैसे ही 2 कहते हैं, बाइनरी डिवाइडेड है। कहते हैं कि सोसाइटी में देखो तो अमीर गरीब, रिच पुअर, ठीक है। बोलता है कि क्या है, रिच और पुअर 2 ग्रुप्स है ना, मैन वुमेन 2 ग्रुप्स है। बोलता है कि व्हाइट ब्लैक 2 ग्रुप्स है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या, जैसे बोलते हैं वर्किंग क्लास, रूलिंग क्लास 2 ग्रुप्स है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। और ये 2 ग्रुप्स हर वक्त एक इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, हर वक्त एक इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, और यही इसी तरह हमारी सोसाइटी काम कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के एक्सपेंस पे लग्जरी वो क्या है, मजे कर रहा है बेसिकली। जैसे कि अगर गरीब है, गरीब हर वक्त मजदूरी करता है, अमीर बैठा होता है। गरीब ज्यादा कमा रहा है, वो सॉरी ज्यादा मेहनत कर रहा है, अमीर कमा ज्यादा रहा है, तो क्या कर रहा है, अमीर गरीब या मजदूरों के एक्सपेंस पे ज्यादा मजे कर रहा है। इसी तरह मैन वुमेन, वुमेन बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, घर के काम भी देख रही है, बाहर के काम भी देख रही है, और मैन क्या कर रहा है, उसकी पैट्रियार्की एक अपनी पावर की वजह से उसको सब्जुगेट कर रहा है और खुद पावर और एक एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। मैं नहीं बोल रहा, ये किताबें बोल रही हैं। वर्किंग क्लास, रूलिंग क्लास, मैन वुमेन, वाइट ब्लैक। वाइट और ब्लैक की आपको हम एग्जांपल देता हूँ कि ब्लैक और वाइट अगर सेम जॉब भी करें ना, तो ब्लैक की बहुत कम सैलरी होती है और वाइट की बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। अगेन मैं नहीं कह रहा, ये किताबें कह रही हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं। कंसीडर सोसाइटी टू बी कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्ट्स। एक सोसाइटी इन, और जो वेरियस पार्ट्स हैं इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है और कॉम्पिटिशन है आपस में, ठीक है। गरीब अमीर होना चाह रहा है और अमीर गरीब को अमीर नहीं होने देगा, और अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है। सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ बाइनरी कंपोनेंट्स, वही 2 बाइनरी कंपोनेंट्स 2 को कहते हैं, 2 कंपोनेंट्स है, रिच पुअर, ब्लैक व्हाइट, मेल फीमेल। क्या है, एक कैटेगरी बेनिफिट ले रही है दूसरे के एक्सपेंस पे। सी सोसाइटीज एरिना ऑफ इनइक्वालिटी, ये क्या करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट देखता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो होती है आपके पास, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये सोसाइटी को एज एरिना ऑफ इनइक्वालिटी देख रहा है, दैट जनरेट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। और इसी इनइक्वालिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते रहते हैं सोसाइटी के अंदर और चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि चेंजेस बहुत हमने देखा होगा कि पैट्रियार्की मोनार्की को गिराने के लिए बहुत रेवोल्यूशन आए। इन्होंने क्या किया, जब लोगों ने देखा कि हाँ, सबको अरब स्प्रिंग का वाक्य सबको पता होगा कि क्या हुआ था, एक आके उनकी उसके ठेले को गिरा दिया था, उसने अपने आप को आग लगा दी। लोगों ने रियलाइज किया कि हम लोग बहुत दबे हुए हैं, वो ऊपर उठे, सामने एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सोसाइटी में चेंजेस आई, जो बहुत ज्यादा मोनार्क हटा दिए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, दैट इज अनदर स्टोरी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने देखा कि इन्हीं बाइनरी ग्रुप्स की वजह से सोसाइटी के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। वो थ्योरीज जिसने सबसे ज्यादा इस पे काम किया और आज तक उसी को माना जाता है, उसी के नाम से ये चीजें चल रही होती है पर्सपेक्टिव, दैट इज कार्ल मार्क्स। इसने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, तब से 2 क्लासेस इमर्ज हो गई हैं। कौन सी, बॉर्जियोस और प्रोलेटारिएट्स। इसको हम लोग क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं। बॉर्जियोस आपके पास है जो कि आपके रूलिंग क्लास कहलाते हैं, और प्रोलेटारिएट्स हैं जो कि आपके पास वर्किंग क्लास है।
कार्ल मार्क्स कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दो क्लासेस हुई हैं, एक रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास। और रूलिंग क्लास क्या कर रही है, इनको बहुत ज्यादा दबा रही है, इनसे बहुत ज्यादा काम ले रही है और अपने आप को और ज्यादा अमीर कर रहे हैं, और जबकि इनको और दबा रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल इसने एक एग्जाम्पल दी थी कि जितना पोल्यूशन आता है इंडस्ट्री से, ये लोग पानी में बहा देते हैं, ठीक है, नदियों में, रिवर्स के अंदर ये पूरा बहा देते हैं। ये गरीब जो है ये तो यही पानी पिएगा, खुद तो मिनरल वाटर पी लेंगे। ये जो टैप वाटर खराब हो रहा है, ये तो वर्किंग क्लास से खराब हो रहा है, मेहनत भी वो कर रहे हैं, तबियतें भी अपनी खराब कर रहे हैं, वेजेस भी उनको उतनी नहीं दी जा रही। तो ये कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी, ये याद रखिएगा, इसके बारे में एमसीक्यूज भी बहुत दफा आए हुए हैं। उसके बाद एक और होता है, दो तीन और थ्योरी होते हैं आपके पास, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी है, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट भी थ्योरी है। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये बात करती है कि काले और गोरे की वजह से बहुत ज्यादा सोसाइटी में डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी है, गोरों को ज्यादा चीजें दी जाती है, कालों को उनके राइट्स उनके दबा दिए जाते हैं। इसी तरह जेंडर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये बताती है सॉरी, मेल और फीमेल, मेल के पास ज्यादा पावर है, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज, जिसकी वजह से वो हमेशा दबा के रखता है वुमेन को, उनके सारे राइट्स। बोलते हैं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जब जरूरत पड़ती है तो लड़की का गोल्ड बेचा जाता है, अपनी मोटरसाइकिल क्यों नहीं बेचते भाई। तो खैर बड़ी एग्जांपल है इसके अंदर, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर भी। ओके, मैक्रो, एक चीज मैं जो पीछे बताऊंगा कि, अच्छा एक और चीज देखिएगा, हमने पहला पर्सपेक्टिव देखा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सेकंड देखा हमने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ठीक है। ये दोनों पर्सपेक्टिव ना मैक्रो लेवल पे जाके स्टडी करते हैं, मतलब सोसाइटी एज अ होल देख रहे हैं, पूरे मैक्रो लेवल पे हमने जाके स्टडी देखी, वहां पे भी देखा तो एज अ सोसाइटी होल देख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, हम लोग बड़े बड़े रेसेस की बात कर रहे हैं, हम लोग क्लासेस की बात कर रहे हैं, सोसाइटी एज मतलब इसका मतलब है ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दोनों मैक्रो लेवल पे स्टडी करिए, बहुत सोसाइटी एज अ होल और ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे स्टडी करिए। अब तीसरा हम लोग पैराडाइम देखते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं, इसे बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, पहले एक बात बता देता हूँ कि ये माइक्रो लेवल स्टडी है, मतलब ये एज अ इंडिविजुअल की स्टडी करता है। अब इसमें बताते क्या है, दो पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो गए, थर्ड पर्सपेक्टिव है एज it looks at the whole world we create when we assign meaning to interactions। बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि सोसाइटी अपने आप बन जाती है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, ये उस तरह से बनती है जिस तरह से हम मीनिंग दे रहे हैं चीजों को। सारी चीजें तो रॉ फैक्ट थी, मतलब मैं अगर आपको एक साइन दिखाता हूँ, दिस साइन, मैं बोलूंगा वाह यार क्या बिल्कुल परफेक्ट, थम्स अप। मैं बोलूंगा इस तरह सल्यूट करूंगा, कर सल्यूट का मतलब किसने दिया है, सलूट तो सलूट है ना, हम ही ने मतलब दिया ना। मैं अगर, जैसे आपको पता है ना, हमारे पास होता है गाड़ी, आगे से कोई गाड़ी निकाल के ले आए तो पीछे से हाथ निकाल के और मुड़ के लानत देते हैं। तो खैर हमारे पास हाथों के बड़े साइन है, इतने तो आप लोग सोसाइटी में सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं। खैर इन सब चीजों के हमने किसने मतलब दिए हैं, इन सारी सिंबल्स को हमने, या इन ऑब्जेक्ट्स को हमने ही मतलब दिए ना। गोल्ड को इतनी वैल्यू क्यों दी, किसने दी है, हमने ही दी है ना। हम लोग बोलेंगे यार गोल्ड बहुत, चीजें क्या है, हम वो सोसाइटी उसी तरह बनी है जैसे इंडिविजुअल ने चीजों को मतलब देना शुरू किए हैं। हमने दिया ना पिंक और ब्लू कलर, पिंक लड़कियों को दिया है, ब्लू लड़कों को दिया है, वाई, ये किसने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जिस तरह हम लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, जिस तरह हम लोग चीजों को, सिंबल्स को मतलब देते हैं, इसी तरह सोसाइटी बनती है, ठीक है। अब आपके पास कुछ आइडिया हो गया कि इंटरेक्शन क्या है, किस तरह इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैं इसको वैल्यू दे रहा हूं, तो ये मेरा सोसाइटी एज प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे इंटरेक्शन। सोसाइटी हर तरह, जिस तरह हम लोग इंटरेक्ट करते हैं हर रोज, उसी तरह हमारी सोसाइटी बन रही होती है। रॉ फैक्ट्स है, वेविंग हैंड, दिस इज द रॉ फैक्ट, इसको मतलब हमें नहीं दिया यार, वो चली देखो प्यार की गली, वो है वेविंग हैंड्स या हैंडशेक, हम लोग जो हाथ मिलाते हैं, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें। या फिर एक और चीजें, डॉग, कुछ सोसाइटी ने डॉग को फ्रेंड बनाया हुआ है, आपको पता है कि अपने बेड तक पे साथ रख रहे होते हैं डॉग को, और हम लोग उसे पत्थर मार रहे होते हैं। मतलब हम लोग नहीं, एक सोसाइटी, हमारी अपनी सोसाइटी में भी है ना, कुछ लोगों ने कुत्तों को दोस्त बनाया हुआ, किसी ने उसको बड़ा, उससे डर रहे होते हैं, उठा के पत्थर मार रहे होते हैं उसे। तो क्या है, हम लोग किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, हम किस तरह से मतलब देते हैं, उसी तरह बहुत चीजें। मैक्स वेबर
हमारे 6 थ्योरिस्ट हमने देखा था, 5 थ्योरिस्ट पहले उस पे थे, छठा थ्योरिस्ट कार्ल मार्क्स जो था वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में था। मैक्स वेबर 7वां थ्योरिस्ट है हमारे पास, जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात कर रहा होता है कि इंडिविजुअल पे टोटली डिपेंड करता है। सी ह्यूमंस एज द एक्टिव बीइंग, ये ह्यूमंस को एक्टिव बीइंग समझते हैं और बोलते हैं कि कॉन्स्टेंटली शेपिंग देयर सोशल वर्ल्ड थ्रू इंटरेक्शन, और जैसे जैसे उसकी सोशल वर्ल्ड अगर चेंज भी होती है तो उनकी इंटरेक्शंस की वजह से चेंज हो रही होती हैं। कंडीशंस एंड सिचुएशंस कंसीडर्ड एट रियल, हम लोग जो कंडीशन सिचुएशन जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं तो उससे हमारे पास एक रियल उसको कंसीडर करते हैं रियल। एग्जांपल आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे। एग्जांपल, जस्ट अज्यूम टेक्स्ट बोरिंग अपीयर बोरिंग। मैं अगर समझूंगा ना यार ये सोशियोलॉजी कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, आप यकीन करें थोड़ी देर में आपको वो बोरिंग नजर आना लग जाएगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। हम लोग जैसा सोचते हैं, जो कंडीशंस को लेते हैं दिमाग में आता है, हमारे पास थोड़ी देर में उसका इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे माइंड सेट पे। या फिर पावर ऑफ सिंबल्स, एक एग्जांपल है आपके पास। क्रिकेट मैच तो वैसे बहुत होते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब भी क्रिकेट मैच होता है क्यों इतना शोर शराबा मचा होता है, क्यों ओवर बुकिंग हो चुकी होती है, इतने ब्लैक में टिकट्स बेचे जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान हर जगह स्क्रीन लगती है, पाकिस्तान इंडिया दुबई है, हर जगह स्क्रीन लग रही है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ लग रही होती, इतना ज्यादा क्यों इसको ज्यादा फोकस किया जाता है। तो क्या है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को के मैच को हमने उस तरह मतलब दिए हैं, हमने पता नहीं क्या उसको जंग में जाके जंग वाली एक हैसियत दे दी है, आते हैं वो हम लोग शर्ट्स खरीदते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, बाजे बजा रहे होते हैं। ये तो हमारे थोड़ा कॉमी मशगल है बाजे बजाना। तो आई होप ये 3 सोशल पर्सपेक्टिव जो है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ आए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, और तीनों पर्सपेक्टिव अच्छी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़िएगा। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।